Good evening, everyone, and I welcome Mr. Sisodia ji to Vadodara. And my question is कि I belong to small town और जैसे मेगा सिटीज़ है तो यहाँ के बच्चों को पता होता है, हम प्राइमरी और सेकेंडरी की बात नहीं कर रहे हैं, बट उसके बाद की बात मैं कर रही हूँ कि यहाँ के बच्चों को पता होता है कि 12th के बाद अगर साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी है, बट उसके बाद कौन सी स्ट्रीम्स, उसके पास कौन से अवेलेबल ऑप्शंस है. बट स्मॉल टाउन्स में जो बच्चे हैं उनको 12th के बाद कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल है उसके बारे में भी पूरी जानकारी नहीं होती. जैसे कि 12th साइंस के बाद अगर ज़्यादा परसेंटेज आ जाते हैं तो बंदा जाता है इंजीनियरिंग में, उसके बाद अगर बायो है तो फिर MBBS फार्मेसी. बट वो जो ये जो है वो ट्रेडिशनल कोर्सेस है, बट उसके अलावा कितने सारे करियर ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए. तो स्मॉल टाउन्स और रूरल एरियाज में अभी तक बच्चों को वो सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं चला है. दिस इज़ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ गुजरात कि जो बच्चा अगर शहर में पढ़ रहा है तो उसको पता है, बट गांव में है तो उसके पास सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस है, ऐसा उसको लगता है. So my question is how to improve that, how to make people aware about this possible courses in rural and small town areas. Thank you so much. Thank you. 2015 में जब हम लोग सरकार बना के दिल्ली में आए थे तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक ही सपना दिया था. बोले कि एजुकेशन पे इतना काम कर रहा है, इतना काम करना है कि एक दिन इस देश में चुनाव शिक्षा के नाम पे होने लगे. और वडोदरा की इस धरती से मुझे लग रहा है वो दिन आता हुआ दिख रहा है. आप सबने जितने इंपॉर्टेंट सवाल पूछे, देखिए एक आदमी जिसको सुबह 9 बजे उठ के, मतलब सुबह 5-6 बजे उठ के कुछ खेतों में जाना होता है, कुछ मजदूरी करनी होती है, कहीं शहर में भी रहता है तो गाड़ी साफ करता है, अखबार लेके आता है, सब्जी लेके आता है, फिर दिन भर कुछ ना कुछ दुकान चलाता है, शाम को बैठता है तो फिर से एक सब्जी का ठेला लगा के राउंड लगा के आता है. ऐसे लोग हैं. फिर उसके बच्चे हैं. हम उससे ये सोचें कि वो किसी फोरम में जाके किसी शिक्षा मंत्री से ये पूछे कि क्या करोगे, थोड़ा ज्यादती हो जाएगा. उसके लिए सुबह से शाम केवल जीने मरने के लिए किसी तरह से उस परिवार का पेट पालने में बीतता है. वैसे में उन लोगों को जिनको ईश्वर ने इतना दिया है कि कम से कम किसी शिक्षा मंत्री के सामने आंखों में आंख डाल के पूछ तो सकें, उन लोगों को ऐसे सवाल हमेशा पूछने चाहिए जो आपने पूछे हैं. शिक्षा पे सवाल खड़े होना इस राजनीति को, देश को, देश के लोकतंत्र को मजबूत करता है. मैं ऐसा मान के यहां आया. बहुत शानदार एग्जीबिशन हमारी टीम ने बाहर लगाई. आपने देखी क्या? सब लोगों ने देख ली एग्जीबिशन बाहर कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को क्या दिया है. आप जब इस एग्जीबिशन में जाते हैं तो एक तरफ 27 साल का गुजरात का भारतीय जनता पार्टी के शासन के स्कूल हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी के 7 साल के शासन के स्कूल हैं. यकीन मानिए, अगर आपको आज समय नहीं था वरना कोई पुराना वीडियो भी दिखाते आपको, गूगल कर लीजिएगा, दिल्ली स्कूल जर्नी करके बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको. एकदम हूबहू ऐसे या इससे भी बुरे स्कूल मिलेंगे 2015 के. जब मैं 2015 में दिल्ली के स्कूलों में जाता था तो जैसे अभी गुजरात के स्कूलों की हालत देख रहे हैं आप, इससे भी खराब हालत होती थी दिल्ली के स्कूलों की. टेंट वाला स्कूल बोलते थे वहां पे. लेकिन आज दिल्ली के स्कूलों की तस्वीर बदल गई है और हमको पूरा भरोसा है कि अगर गुजरात के लोग एक मौका दे देंगे तो 5 साल के अंदर अंदर गुजरात के स्कूलों की भी तस्वीर बदल सकती है. केवल 5 साल के अंदर, लंबा समय नहीं चाहिए. आप लोगों ने कई सारे सवाल पूछे, मुझे लगता है करीब 17-18 लोगों ने अलग अलग सवाल पूछे हैं. मैं कुछ बातें जनरल तरीके से कहने की कोशिश करता हूं, फिर कुछ चीजें रह जाएंगी तो उनको अलग से स्पेसिफिक जवाब दे दूंगा. 2015 में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी. मैं उनके वित्त मंत्री के रूप में और शिक्षा मंत्री के रूप में काम करना शुरू किया.
तो मैंने उनसे पूछा, दिल्ली का पहला बजट बनाते हुए उनसे पूछा कि आपका मुख्यमंत्री के रूप में वित्त मंत्री को क्या निर्देश है, क्या ध्यान रखना है पहला बजट बनाते हुए। आप यकीन मानिए कि आज अगर हम दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उस दिन 2015 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने वित्त मंत्री से जो बात कही थी उसकी बदौलत कर रहे हैं। वो बात क्या थी वो शायद आपके कान तक पहुंचे, आप याद रखिएगा और सोचिएगा कि क्या कभी देश के किसी मुख्यमंत्री ने अपने वित्त मंत्री से ऐसा बोला होगा, किसी प्रधानमंत्री ने, किसी मुखिया ने सरकार के अपने फाइनेंस मिनिस्टर को ऐसा बोला होगा। मेरे चीफ मिनिस्टर ने मुझको कहा, एज फाइनेंस मिनिस्टर मुझको निर्देश दिया कि बजट ऐसा बनाना जैसा घर का बजट बना रहे हो। और घर के बजट में आजकल माँ बाप सबसे ज्यादा चिंता इस बात की करते हैं कि बच्चों को पढ़ाने का पैसा कहां से आएगा। मेरे को वो बोले कि अगर स्कूल बनाने में और पुल बनाने में, ब्रिज, स्कूल बनाने में और पुल बनाने में कोई एक चुनाव करना हो तो पहले स्कूल बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख गए तो पुल अपने आप बना लेंगे। शुरू में चुनाव करना पड़ा, लेकिन ईमानदारी की राजनीति की बदौलत ना स्कूल बनाने के लिए पैसा कम पड़ा और ना पुल बनाने के लिए पैसा कम पड़ा। कहते हैं जब नीयत साफ होती है तो भगवान भी मदद करता है। दिल्ली का बजट, आप में से कई लोगों ने बजट की बात की है, पैसा कहां से आएगा, अभी उज्जवल भाई पूछ रहे थे, है ना, और भी कई साथियों ने कुछ जिक्र किया बजट का। दिल्ली का बजट जब हमारी सरकार बनी थी तो 30,000 करोड़ का होता था, और उज्जवल भाई उससे पहले साल जाएंगे तो 29,000, 28,000, लगभग 1,000 करोड़ हर साल बढ़ता था। माने ऐसे देख लीजिए कि 2010 में दिल्ली का बजट करीब 25,000 करोड़ था, वो 2015 तक आते होते 25,000 से 30,000 करोड़ हुआ। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के 5 साल के दौरान, ईमानदारी से काम करने वाली सरकार के दौरान, दिल्ली का बजट हो गया 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ 5 साल के। कोई नया टैक्स नहीं लगाया, जनता के ऊपर कोई सेस नहीं लगाया, जी पेट्रोल में 2 रुपए एक्स्ट्रा दे देना, कुछ नहीं किया। जो कुछ किया वो सस्ता किया, टैक्स के रेट भी जब वैट होता था तो कम कर दिए थे। उसके बावजूद 30,000 करोड़ से 5 साल के अंदर अंदर बजट पहुंच गया 60,000 करोड़ रुपए। और अभी तो मैं अभी जो बजट पेश किया इस बार हमने मार्च के महीने में, 76,000 करोड़ रुपए हो गया है 7 साल के दौरान। 30,000 करोड़ से 7 साल के दौरान 76,000 करोड़ बजट हो गया। जनता तो खूब पैसा देती है, जनता तो खूब टैक्स देती है। एक भिखारी अगर माचिस भी खरीद के लाता है बाजार से, बाकी सब छोड़ दीजिए, इनकम टैक्स भी मिलता है, सेल टैक्स भी मिलता है, सब चीजें मिलती रहती हैं बड़े बड़े, उस पर टीवी खरीदते हो, फ्रिज खरीदते हो, सब पे दे के आते हो। लेकिन एक भिखारी अपने घर में खाना बनाने के लिए नमक का पैकेट भी खरीद के लाता है, तो अगर 10 रुपए का पैकेट है तो उस पर भी टैक्स दे के आता है। टैक्स देने में कोई कमी नहीं करता है, लेकिन उस टैक्स के पैसे का ईमानदारी से इकट्ठा होना और फिर उसका ईमानदारी से खर्च होना, यही राजनीति है हमारी। ये हमने दिल्ली में करके दिखाया। ना कभी पैसे की कमी पड़ी। जब पैसा था तो जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुल बनाना और स्कूल बनाने में पहले अगर चुनाव करना पड़े तो स्कूल चुनना, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पुल तो अपने आप बना लेंगे। तो उसके बाद दिल्ली में पहली बार एजुकेशन का बजट 25% हुआ, पहले 10-12% होता था। बजट डबल हो गया और लगातार 7 साल से लगभग 24, 25, 26, 24, 25, 26 इस तरह से परसेंट बजट दिल्ली का रहता है। उस पैसे का इस्तेमाल हमने दिल्ली में अच्छे स्कूल बनवाने के लिए किया। मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली के सारे स्कूल 5 स्टार हो गए हैं, लेकिन आज हमने एक न्यूनतम रेखा खींच दी है कि पूरी दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको एक भी स्कूल ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे मकड़ी के जाले लगे हों, गंदगी पड़ी हो। बच्चा मेरा स्कूल पढ़ने जाए और उसको मकड़ी के जालों में बैठना पड़े, ऐसा स्कूलों में बैठना पड़े जैसे कबाड़ खाने में भेज रहे हैं, तो भाई कबाड़ खाने में बिठा दो, फिर स्कूल क्यों भेज रहे हो? आज हम गारंटी देते हैं कि दिल्ली में एक भी स्कूल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे गंदगी हो, मकड़ी के जाले लगे पड़े हो कमरों में, क्लासरूम में, जहां पे बच्चों के लिए बैठने के लिए डेस्क ना हो, एक भी स्कूल नहीं मिलेगा।
एक भी स्कूल नहीं मिलेगा जहां बच्चों को पीने का पानी ना हो, जहां टॉयलेट्स गंदे पड़े हों, जहां लिखने के लिए बढ़िया शानदार व्हाइट या ग्रीन बोर्ड ना लगा दिए गए हों, सब में लगा दिए गए। इसके आगे बढ़ के हमने हर एक क्लासरूम में सीसीटीवी लगवा दिया। और बच्चे के माँ बाप हमेशा शिकायत करते थे भाई टीचर नहीं आते, या टीचर शिकायत करते थे जी बच्चा नहीं आता। आपस में भी रहता था, वो कहते थे पढ़ने नहीं आता, बच्चा भी बंक कर जाता था कई बार। हमने सीसीटीवी लगा दिया। अभी माँ बाप को पासवर्ड दे रखा है कि अगर आपका बच्चा सपोज 8वीं क्लास में पढ़ता है, सेक्शन ए, तो 8th ए में आपका बच्चा पढ़ता है, तो आपकी मतलब बच्चे की मदर या फादर के पास में उनको पासवर्ड दे दिया है, लिंक देके, कि आप दिन में 3-4 बार लॉगिन करके अपने बच्चे को देख सकते हो कि आपका बच्चा क्लासरूम में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है।